हेलो दोस्तों, वेलकम टू मनी स्टॉक्स। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करेंगे IEX के बारे में। तो अगर आप IEX का फ्राइडे के दिन परफॉर्मेंस देखोगे 0.80% की पॉजिटिविटी के अंदर क्लोजिंग हमें नजर आ चुका था एंड 132 रुपीज़ के आसपास हमें IEX इस कंपनी की क्लोजिंग नजर आ चुकी थी। अभी बहुत सारे लोगों को क्वेश्चन आ रहे हैं कि IEX के अंदर करंटली हमें क्या निवेश करना चाहिए या फिर हमें वेट एंड वॉच करना चाहिए या फिर हमें कंपनी के अंदर करंटली निवेश नहीं करना चाहिए या फिर होल्ड करना चाहिए। बहुत सारे क्वेश्चंस हमें कंपनी से रिलेटेड नजर आ रही हैं कि इस फिर कंपनी के अंदर की गिरावट आएगी या फिर यही से फिर कंपनी के अंदर रिवर्सल आएगा या फिर तेजी आएगी। तो चलिए हर एक पैरामीटर्स को कंसिडर करेंगे, हर एक डेटा को एनालिसिस करेंगे और उसके बाद दोस्तों बहुत सारी चीज़ आपको समझ में आ जाएगा। एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो जरूर वीडियो को लाइक आप यह कर सकते हो। देखिएगा IEX कंपनी का बिजनेस आपको पता ही होगा कि बेसिकली कंपनी पावर को एक्सचेंज करता है एंड साथ में कंपनी एनर्जी को एक्सचेंज करता है। इसी से रिलेटेड कंपनी काम करता है, इसी से रिलेटेड कंपनी का बिजनेस रन हो रहा है। सबसे पहले दोस्तों ये कंपनी का बिजनेस हमें मोनोपोली कैटेगरी से बिलोंग करता था, लेकिन उसके बाद एक और कंपनी सिमिलर तरीके से बिजनेस कर रही है। तो जिसके हिसाब से अगर आप देखोगे तो जो भी कंपनी का बिजनेस बढ़ जाता है, फॉर एग्जांपल पहले कंपनी मोनोपोली था तो 100% रेवेन्यूज यही कंपनी जनरेट कर रहा था, लेकिन अभी कंपनी एक और मार्केट के अंदर आ चुका है, मोनोपोली खत्म हो चुका है, तो दूसरी कंपनी भी ऑलमोस्ट हमें अगर 20 भी अगर परफॉर्म करता है तो यहाँ दोस्तों IEX का बनता है 80। तो इसके हिसाब से IEX के पैरामीटर्स को तो फॉल आया, तो इसी से वजह से कंपनी के अंदर दोस्तों करंटली गिरावट आपको नजर आया हुआ है। यानी कि जो करंटली पहले IEX ये कंपनी मोनोपोली कैटेगरी से बिलोंग करता था, अभी ये कंपनी मोनोपोली कैटेगरी से बिलोंग बिल्कुल भी नहीं करता। पिछले एक सालों का परफॉर्मेंस देखोगे 6% की गिरावट हमें पिछले एक सालों में हमें IEX कंपनी के अंदर नजर आ चुकी है। दोस्तों इनकी गिरावट के अंदर बिल्कुल भी मत जाना कि कंपनी भी बहुत ज़्यादा गिर चुका है, चलिए हम लोग इस कंपनी को बाइंग कर लेते। ऐसा अगर आप सोच लेते हो तो बहुत ज़्यादा मार्केट के अंदर दोस्तों ज़्यादा समय आप नहीं टिक पाओगे, आपके पैसा जीरो हो जाएगा। एक तो कंपनी का आपको बिजनेस पता होना चाहिए, कंपनी का परफॉर्मेंस पता होना चाहिए, साथ में कंपनी किस तरीके से पैरामीटर्स गेन हो रहा है वो आपको पता होना चाहिए। इन सभी तीनों चीज़ों के ऊपर कंपनी का ओवरऑल बेसिस के ऊपर प्राइस एक्शन हमें डिपेंड होता है। बहुत सारे ये लोग बोलते हैं कि सर ये कंपनी अभी देखेगा, फॉर एग्जांपल ये कंपनी 100 रुपये पर चल रही है, आज वो ही कंपनी 10 रुपये के आसपास चल रही है, निवेश करने का सही मौका है, फिर 10 रुपये की कंपनी 100 रुपये जा सकती है। इस तरीके से अगर आप स्टॉक मार्केट के अंदर अगर आप सोचेंगे तो 100% आपका पैसा डूब जाएगा। जितना भी पैसा लाओगे, 10,000 लाओगे, 1 लाख लाओगे, 10 लाख लाओगे, पूरा जो अमाउंट है जीरो आपका बहुत ही जल्द हो जाएगा। तो चलिए जो 3 पैरामीटर्स कंसिडर करते हैं उनके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले IEX कंपनी का अगर आप मैक्सिमम का चार्ट देखोगे तो टॉप से लेके बॉटम तक अगर आप ये कैलकुलेट करेंगे तो ऑलमोस्ट हमें कंपनी के अंदर 55% की गिरावट हमें अभी तक आपको IEX इस कंपनी के अंदर नजर आया हुआ है। ये इतना दोस्तों ह्यूज अमाउंट ऑफ गिरावट क्यों हुआ? सबसे पहला रीजन कि कंपनी का हर एक क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस परफॉर्मेंस अगर आप देखोगे, हर एक ईयर ऑन बेसिस परफॉर्मेंस देखोगे तो कंपनी ने अच्छा बिल्कुल भी परफॉर्म नहीं किया है। तो अगर एज पर द मार्केट एस्टिमेट्स, मार्केट का एक्सपेक्टेशंस को कोई भी कंपनी अगर फुलफिल नहीं करता है तो उस कंपनी के अंदर दोस्तों मार्केट बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी जनरेट करता है, नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है। और इसी वजह से हमें IEX कंपनी के अंदर गिरावट नजर आया हुआ है, क्योंकि कंपनी क्वार्टर क्वार्टर बेसिस के ऊपर अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा था एंड ईयर ऑन बेसिस के ऊपर भी कंपनी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा था। तो चलिए पैरामीटर्स के बारे में दोस्तों हम लोग जान लेते हैं। सबसे पहले करंटली कंपनी का सेल्स अगर आप देखोगे, इसे रेवेन्यूज आप बोल सकते हो। तो रेवेन्यूज अगर आप दोस्तों देखोगे तो 100 करोड़ से बढ़ के 107 करोड़, 107 करोड़ से घट के 104 करोड़ एंड 98 करोड़ से बढ़ के 104 करोड़। तो ईयर ऑन बेसिस तो जंप है, लेकिन वही अगर आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस कंपेयर करेंगे तो वहाँ हमें फॉल नज़र आया हुआ है। सिमिलर तरीके से अगर आप नेट प्रॉफिट देखोगे 83 करोड़ से घट के 74 करोड़ जो कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस घट चुका है एंड 69 करोड़ से बढ़ के 74 करोड़। तो थोड़ा बहुत हमें कंपनी का ईयर ऑन बेसिस बढ़ा है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस बहुत ज़्यादा हमें घट चुका है। वही सिमिलर तरीके से जो आपको अर्निंग पर शेयर के अंदर हमें IEX के अंदर नजर आ रही है। और एक तो इस कंपनी का अगर आप शेयर होल्डिंग पैटर्न देखोगे तो प्रमोटर्स बिल्कुल भी इस कंपनी के अंदर निवेश करने का इंटरेस्टेड नहीं। अब ऐसी बात नहीं कि प्रमोटर अगर नहीं होगा तो कंपनी डूब जाएगी, बर्बाद हो जाएगी, ऐसी बात नहीं है। FIs का अगर आप डेटा देखोगे तो FIs के पास पहले 17.88% का स्टेक था, वो रिड्यूस करके 17.28% का स्टेक किया। FIs ने दोस्तों माल बेचा है। DIs देखोगे तो 21.73% का स्टेक था, वो रिड्यूस करके 21.53% किया, वो रिड्यूस करके 21.11% किया।
यानी कि जितना भी स्टेक एफआईज एंड डीआईज बेच रहे हैं उतना दोस्तों स्टेक हमें लगातार पब्लिक या बाइंग कर रहे हैं, क्योंकि कोई भी कंपनी से रिलेटेड बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। नेगेटिविटी दोस्तों बात हमें नजर आ जाती है। तो करंटली मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, वेट एंड वॉच करना, बिल्कुल भी दोस्तों निवेश करने की जल्दबाजी मत करना। जल्दबाजी के अंदर निवेश करेंगे तो 100% आपके पैसा डूब जाएगा। तो करंटली आईएक्स के अंदर दोस्तों निवेश मत करना। तो निवेश हमें करना कब चाहिए? जब कंपनी क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस भी अच्छा परफॉर्म करेगी, ईयर बेसिस भी अच्छा परफॉर्म करेगी, उसके बाद दोस्तों निवेश करने की कोशिश कर सकते हो। करंटली कंपनी के अंदर वेट करना, क्वार्टर टू का रिजल्ट देखना। अगर फिर कंपनी क्वार्टर टू रिजल्ट के अंदर दोस्तों बुरा परफॉर्म करती है तो फिर आपको और हमें गिरावट आईएक्स के अंदर नजर आ सकती है, और 100 से भी नीचे कंपनी फिर हमें ट्रेड करते हुए आपको नजर आ सकती है। तो चलिए अभी बात करने वाले हैं रिलायंस के बारे में। तो जब से कंपनी का जियो फाइनेंशियल सर्विसेज ये कंपनी मार्केट के अंदर लिस्टेड हुआ है, तब से हमें रिलायंस ये कंपनी टॉप पॉइंट से लेके अभी तक 11% की गिरावट के अंदर हमें करंटली ट्रेड कर रही है। तो ऐसा हुआ क्या? तो दोस्तों एक रिपोर्ट के माध्यम से एक हमें न्यूज़ पता चला था, जब भी दोस्तों जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का जो डीमर्जर हुआ था, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज हमें मार्केट के अंदर दोस्तों कंपनी लिस्टेड हुआ था, उसके बाद हमें रिलायंस के अंदर थोड़ा बहुत प्रॉब्लम इनके पैरामीटर्स के अंदर फेस करना पड़ रहा था। फॉर एग्जांपल ईबिटा के अंदर, रेवेन्यूज के अंदर एंड और बहुत ज़्यादा पैरामीटर्स के अंदर। तो जिसके हिसाब से हमें इसी की वजह से कंपनी करंटली 2340 रुपये के आसपास हमें करंटली ये कंपनी ट्रेड करते हुए नजर आ रही है। नहीं तो दोस्तों कंपनी वैसे फंडामेंटल तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ओटीसी सेगमेंट से कंपनी बहुत अच्छा बिजनेस कर रहा था पहले, लेकिन इनको पता चला कि सिर्फ एक सेगमेंट से हम लोग आगे नहीं बढ़ पाएंगे, इसलिए इन्होंने क्या किया, रिटेल सेगमेंट के अंदर बिजनेस एक्सपांड किया। रिटेल सेगमेंट के अंदर करंटली कंपनी बहुत ज़्यादा फोकस्ड कर रहा है, क्योंकि आने वाले फ्यूचर में डिमांड यही सेगमेंट हमें फुलफिल करते हुए नजर आ सकते हैं। जियो टेलीकॉम के अंदर भी कंपनी अच्छे खासा काम कर रही है। एक अपडेट देखोगे तो रिलायंस इस कंपनी के अंदर दोस्तों ब्रोकरेज फर्म के द्वारा अपसाइड में टारगेट दिया गया है। इनका मानना है कि रिलायंस ये कंपनी 20% की अपसाइड में मूवमेंट नजर आ सकती है एनालिस्ट के द्वारा, और कंपनी 7 बिलियन से लेके $10 बिलियन तक का रेवेन्यूज हमें जनरेट कर पाएगी। तो जिसके हिसाब से इतना ह्यूज अमाउंट ऑफ अपडेट नजर आया हुआ है ब्रोकरेज फर्म के द्वारा, एनालिस्ट के द्वारा हमें टारगेट दिया गया है, तो जरूर आने वाले सालों में रिलायंस की कंपनी को बेनिफिट मिल सकता है। और सिमिलर तरीके से जो आपको टारगेट हमें एनालिस्ट के द्वारा हमें दिया गया है, एनालिस्ट का भी यही मानना है, जो करंटली कंपनी 2340 रुपए के आसपास ट्रेड कर रही है, उस कंपनी के अंदर टारगेट 2830 रुपए का दिया गया है, जो कि करंट प्राइस से 21% का अपसाइड हमें टारगेट इस कंपनी के अंदर दिया गया है। एंड साथ में अगर आप म्यूचुअल फंड्स का बाइंग का दोस्तों रिलायंस इस कंपनी के अंदर डेटा देखोगे तो सितंबर 2023 का एकदम फ्रेश अपडेट्स के बारे में हम लोग बात करें, रिसेंटली अपडेट हमें डेटा नजर आ चुका है। 160 म्यूचुअल फंड्स की बाइंग, 70 म्यूचुअल फंड्स की सेलिंग हमें रिलायंस इस कंपनी के अंदर नजर आए हैं। अभी भी अगर आप देखोगे लगातार म्यूचुअल फंड्स बहुत ज्यादा बुलिश इस कंपनी के अंदर एग्रेसिवली खरीदारी कर रहे हैं, क्योंकि कंपनी अभी भी दोस्तों एक बहुत अच्छे खासे डिसेंट प्राइस रेंज के आसपास बिलोंग कर रही है एंड गिरावट के अंदर कंपनी मिल रही है। तो यही हमें गिरावट के अंदर निवेश करने का सही मौका होता है। अभी देखिए कंपनी का एक हमें मेन लेवल्स था, क्योंकि कंपनी 2600 से लेके 2400 रुपए का एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेवल्स था, उसी रेंज के आसपास हमें करंटली दोस्तों कंपनी ट्रेड कर रही है। अभी देखिएगा बहुत ज़्यादा चांसेस है कि यही से कंपनी के अंदर रिवर्सल आ सकते हैं, यही से लाइन को कंपनी अब ब्रेक करेगा तो सबसे पहले टारगेट आपको 3000 रुपीज़ का नजर आ सकता है, लेकिन 3000 रुपीज़ का टारगेट अचीव करने के लिए कंपनी को थोड़ा बहुत समय लग सकता है। रिजल्ट दोस्तों कंपनी अच्छा आएगा तो जरूर बहुत ही शानदार तरीके से ब्रेकआउट आएगा, यानी कंपनी बहुत ही जल्दी टारगेट हमें अचीव कर पाएगा। क्योंकि आपको पता है रिलायंस रिटेल के अंदर ढेर सारी इन्वेस्टमेंट हमें बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टर्स के द्वारा बहुत बड़ा बड़ा माल हमें लगातार दोस्तों खरीदारी कर रहे हैं, बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट रिटेल सेगमेंट के अंदर कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आने वाले समय के अंदर बहुत ज़्यादा हमें बड़ी खबर आने वाले हैं, और म्यूचुअल फंड्स के द्वारा भी शानदार तरीके से खरीदारी हो रही है। आने वाले सालों में जरूर कोई हिडन न्यूज होगा जो कि आने वाले वक्त आपको आते हुए नजर आ जाएगी। अभी हम बात करने वाले हैं बजाज होल्डिंग एंड इन्वेस्टमेंट लिमिटेड के बारे में। बेसिकली बजाज ग्रुप की ये दोस्तों कंपनी है बजाज होल्डिंग एंड इन्वेस्टमेंट लिमिटेड, जो कि 7100 रुपए के आसपास हमें ट्रेड कर रही है, मैक्सिमम के अंदर 4100% का रिटर्न बना के दे चुका है। तो कहीं ना कहीं कंपनी फंडामेंटली बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, बजाज ग्रुप की कंपनी है, पैरामीटर्स कंपनी के बहुत अच्छे हैं, 79,000 करोड़ का मार्केट कैप है, यानी कि लार्ज कैप कैटेगरी से कंपनी बिलोंग करता है। तो बजाज होल्डिंग एंड इन्वेस्टमेंट के बारे में मैंने आपके साथ ऑलमोस्ट 2 हफ्ते पहले बात किया कि कंपनी ने एक बहुत अच्छा खासा दोस्तों डिविडेंड का अनाउंसमेंट किया हुआ था। यहाँ अगर आप देखोगे ये है बजाज होल्डिंग, एंड उन्हें ऑलमोस्ट हमें 1100% का आपको डिविडेंड का दोस्तों अनाउंसमेंट किया गया था। तो इसका मतलब आपको 110 रुपीज़ का कंपनी दोस्तों डिविडेंड का बेनिफिट देने वाली थी, जिसका एक डेट था 29 सितंबर। तो बहुत ज़्यादा ये लोगों को ये था कि जिन भी लोगों ने 28 सितंबर को निवेश किया है वही लोग एलिजिबल होंगे, उन्हीं लोगों को डिविडेंड का बेनिफिट मिलेगा। लेकिन बहुत सारे लोगों ने मुझे क्वेश्चन पूछा कि सर डिविडेंड का तो बेनिफिट मिलेगा, हमने तो निवेश किया है, हम लोग एलिजिबल शेयर होल्डर्स भी हैं, लेकिन हमारे बैंक अकाउंट के अंदर ये डिविडेंड का बेनिफिट अमाउंट कब क्रेडिट किया जाएगा।
अभी दोस्तों एक डेट के बाद 29th ऑफ सितंबर के बाद 10 दिन पकड़ सकते हैं, यानी कि 9th ऑफ अक्टूबर से पहले आपके बैंक अकाउंट के अंदर दोस्तों जितना भी डिविडेंड का अमाउंट होगा वो अमाउंट आपको पे होते हुए नजर आ जाएगा। अच्छा कंपनी है, फंडामेंटली कंपनी स्ट्रांग है, तो लॉन्ग टर्म बेसिस के ऊपर होल्ड करके चल सकते हो। चलिए आज के लिए इतने, अगर आपको वीडियो पसंद है जरूर वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। फिर मिलेंगे, बाय।